अच्छा, जिसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स को अगर आप देखिए तो हम ये कहते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट which speed up a chemical reaction by lowering its activation energy। एंजाइम्स को हम देखते हैं, एंजाइम्स के एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट and they speed up a chemical reaction by lowering its activation energy। Enzymes are protein in nature and remains unchanged after any chemical reaction। अब ये हमने एक डेफिनेशन जो है एंजाइम्स के अगर देखें तो हमने देखा कि एंजाइम्स जो है बेसिकली वो क्या है, एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंड बीइंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो क्या कर रहे हैं, स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए आप कहेंगे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। वैसे अगर आप कैटलिस्ट को देखें तो कोई भी जो कैटलिस्ट होता है उसका असल पर्पस क्या होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करता है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन से बना हुआ है और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को तेज करती है। सर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करना की जरूरत है। जी देखिए, मिसाल के तौर पे एक स्टोन है 5000 किलोग्राम। अगर ये कहा जाए कि आपने इसे उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आए 5000 kg, 100 kg उठाना मुश्किल होता है तो ये 5000 kg, इसका मतलब क्यों उठाना मुश्किल है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इसी हवाले से आप देख लो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। कोई 10 किलो वाला, कोई 15 वाला, कोई 5 वाला, कोई 3 वाला, कोई 4 वाला, इस तरह छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। जब इसे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी हमने क्यों कम की है, तो जो फूड हमने खाया है उसको भी अगर हमने हजम करना है, डाइजेस्ट करना है, उसे एनर्जी देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करना है। अब जैसे देखिए पूरा पोटैटो है, हम साबुत अंदर लेके जा सकते हैं, चलिए अगर ले भी गए उसको हजम कौन करेगा, तभी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा है। एक आलू पूरा जो होता है इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसको डाइजेस्ट करे, करेंगे भी तो एक मिसाल चला भी गया तो वो फिर टाइम बहुत देगा। जी हाँ, सुबह अंदर पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया या एसिडिटी इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। सर लेकिन इतना बड़ा पोटैटो तुम्हारी एलिमेंट्री में अगर इसमें वैसे बता रहा हूँ कौन जाएगी सर, क्योंकि वो होती ही नहीं है। चल आप इतना मालूम है भी ना, वो इतना तो खा ही नहीं। अगर चला गया तो फिर क्या होगा कि आप इसको डाइजेस्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आप देखिए अपने मुंह में कोई भी चीज आप पहले च्यू करते हैं और च्यू करके आप इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो ये क्या कर रहे हैं आप, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं। तो किसी चीज की जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसको डाइजेस्ट करना उतना ही आसान हो जाए। ठीक हो गया।
तो इसलिए फिर हम देखें कि एंजाइम हम यूज करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो लोअर करते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो आप लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to start a chemical reaction। ये इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है, उसे आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम है। ठीक हो गया? अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे लिए खाना मुश्किल था 5000 kg पे, जब हम 5 kg या 3 kg वाले पे ले आए तो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो हमने असल में क्या किया है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके कोई भी काम कर सकते हैं, इट मीन्स के फिर एंजाइम हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। तो एंजाइम ये करते हैं कि उसको एक्टिवेट कर। देखिए यहाँ पे जैसे हैमर आपने यूज किया, आप एक हैमर से इसको तोड़ के छोटा कर रहे हैं, तो जो काम हैमर कर रहे हैं वो यहाँ पे एंजाइम्स कर रहे हैं कि हैमर ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। तो इधर हमारे एंजाइम भी यही काम कर रहे हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो हैमर है जब इस बड़े पत्थर को तोड़ देगा, तो आप देखिए बड़ा पत्थर टूटने के बाद क्या हुआ, जब ये बड़ा पत्थर टूट जाता है तो बड़ा पत्थर जब एक दफा टूट देगा तो आप देखिए नॉर्मली हैमर अनचेंज्ड है। ये क्या मतलब बॉक्सिंग है नहीं? अच्छा, जब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि enzymes lower its activation energy, enzymes are protein in nature और remains unchanged after any chemical reaction। तो जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि जो हैमर है, हैमर क्या कर रहे हैं, अनचेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। मुश्किल टूटेगा वैसे, वो तो एंजाइम में डिनेचर है। गुड वाला पार्ट वाला पार्ट गलत हो सकता है, लेकिन बेटर नहीं आगे बढ़। मुझे नहीं, कभी यहाँ से टूट गया कभी यहाँ से टूट सकता है, तो बड़ी बात नहीं, टूट सकते हैं। एंजाइम तो डिनेचर हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए वो कभी कभार की बात छोड़िए, लेकिन नॉर्मली ये अनचेंज है। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर सर? और उसके बाद हमने देखा कि तमाम एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन देखा मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटीन? देखिए जी, प्रोटीन इन नेचर का मतलब ये होता है कि वो प्रोटीन से बने हुए, खुद प्रोटीन से मिलकर बने हुए, प्रोटीन उनको बनाए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो एंजाइम्स हैं दो तरह के होते हैं। एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है। इंट्रा सेलुलर वो होते हैं जो सेल के अंदर रहकर काम करते हैं, जैसे आप जी, हाँ जी। अब जैसे वो एंजाइम जो हमारे सेल के अंदर, जैसे लाइक न्यूक्लियस के अंदर जो एंजाइम है, रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो ये एंजाइम जो है ये सेल के अंदर ही रहकर काम करती है। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर रहकर काम करती है, उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल से बाहर आकर काम करते हैं, जैसे कि आप देखिए पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर जो है, ये तो कैविटी के अंदर आ गए ना, ओपन कैविटी के अंदर, ये अब सेल के अंदर नहीं है। तो ऐसे एंजाइम जो ओपन कैविटीज के अंदर आ जाते हैं, वो सेल के अंदर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो ऐसे एंजाइम्स को आप नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इसी तरह कुछ एंजाइम जो होते हैं वो कैसे आ जाएंगे,
इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉर्मली होता है कि आप देखिए एंजाइम्स पूरे का पूरा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एंजाइम का एक खास हिस्सा जो है वो उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, जिसे आप नाम देते हैं एक्टिव। तेरे एंजाइम के ऊपर से ऐसे तीन शेप भी होते हैं। वो एक साइड बनी हुई है एक्टिव साइड, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट जाके अटैच हो है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, फूड पार्टी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अटैच हो, मतलब इतना नहीं होगा, हो सकता है ऐसे होगा, इस तरह का होगा। ठीक है। तो अमूमन एंजाइम्स जो होते हैं ये इनकी एक साइट है, एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट वो साइट है जो असल में किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती है, नॉट द होल एंजाइम। अब जैसे एक सबस्ट्रेट आया है, तो देखिए वो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर ही आकर अटैच होगा। ठीक है। इसमें पूरे का पूरा एंजाइम जो है इन्वॉल्व नहीं है। अब बिल्कुल इसकी मिसाल यूं है, जैसे मेरे पास फर्ज करिए एक बैलून है। इस बैलून को मैं डिफ्लेट करना चाह रहा हूँ, फाड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पिन यूज कर रहा हूँ, फर्ज करें। अब ये पिन है, वो जो पिन जैसे इसके साथ टच करेगी ये बर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए उसमें मैंने सारी पिन इसके अंदर इंसर्ट तो नहीं की। पिन का कौन सा हिस्सा यूज हुआ है? टिप वाला, उसके नीडल वाला, उसकी टिप वाला। ये गया है, तो जो उसका बिल्कुल आगे वाला ये हिस्सा ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा जो है उसको डिफ्लेट करने के लिए यूज हुआ है। तो दिस इज द एक्टिव साइड। बाकी पूरी पिन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसका हिस्सा जरूर है। ठीक है। तो इसी तरह एंजाइम जो होता है वो उसमें देखेंगे, उसकी जो सिर्फ एक्टिव साइड नहीं, ये वाली किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ यही बाइंड होती है, और इसकी शेप जो होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंजाइम के साथ आकर मिलता है, और एंजाइम उससे क्या कर देता है, कैटालाइज कर। और उसके बाद जैसे कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, जब ये मिलते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और उसके बाद ये एंजाइम उसको जब कैटालाइज करेगा, इसको तोड़ देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट्स। तो फिर ये प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देंगे। तेरे इंट्रासेलुलर स्टेबिलिटी की डेफिनेशन बता दो। आप सिंपल से बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स which catalyze reactions outside the cell, like pepsin in stomach, like pepsin in stomach. तेरे इंट्रासेलुलर इसका ऑपोजिट। हाँ जी, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स। Intracellular enzymes are those enzymes. Intracellular enzymes are those enzymes which catalyze reactions inside the cell, like RNA polymerase in nucleus, RNA polymerase in RNA या DNA का DNA polymerase in nucleus। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम्स है ये वाले मुख्तलिफ फैक्टर्स जो होते हैं एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर वन है टेम्परेचर। एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है पीएच। तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स के रेट को इफेक्ट करेंगे। अच्छा, आप देखिए सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को देखें तो लेट्स सी टेम्परेचर जो होते हैं वो किस तरह के एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, उसके रेट को इफेक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे एंजाइम्स वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम्स टेम्परेचर की एक नैरो रेंज के अंदर है वो काम करते हैं। ठीक है, बिना जैसे आप देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37। तो हमारे एंजाइम होते हैं 37 टू 40, उनके पास एक ऑप्टिमम जो है वो टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर में फास्ट है वो रिएक्शन 37 से इनएक्टिव हो जाएगी। डिनेचर हाई हीट पे होती है। जब हीट ज्यादा करेंगे तब डिनेचर होगा, ठंडा करने से डिनेचर नहीं होती। बाद में जब हाँ, दोबारा एक्टिव लेकिन अगर डीनेचर हो गई तो वापस फिर नहीं आती। तो आप देखिए कि यहाँ पे एंजाइम वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब जैसे देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ से कुछ शुरू करते हैं कि एक्टिविटी को 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। ये टेम्परेचर है और ये रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली होता है ये कि हमने एक चीज पहले पढ़ ली है कि हमारा जो ऑप्टिमम है वो इसके पास था 37 से 40 के अंदर। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। आप लोग देखिए कि अगर हम 0 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो गया। 20 कर दें और तेज हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 कर दें और तेज हो गया। ठीक है ना? फिर आप देखिए जब ये 37 से 40 के दरमियान आ रहा है तो ये फिर इसका प्लेट्यू बना। ठीक है, ये इस तरह का होगा और उसके बाद ये नीचे को आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि जरा गौर कीजिए, ये जो मैं लाइन बन रही है इसमें ये लाइन जो है ना ये बदल, ये ऑप्टिमम की लाइन है जब रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होगा। तो हम लिखेंगे rise in every 10 degrees Celsius will double the rate of reaction of enzymes। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन रेट को डबल कर रहे हैं टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये डबल कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल होता जाएगा। लेकिन जैसे आप देखिए फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर will decrease the rate of reaction because enzyme becomes denatured। अच्छा, पहले क्यों ज्यादा हो रहा है, उसकी रीजन ये होती है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट ज्यादा देने से बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनके दरमियान जो कोलिजन होते हैं, टकराव होते हैं आपस में, वो ज्यादा हो जाएंगे। जब वो ज्यादा कोलाइड करेंगे कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्रॉस कर गए तो वो इतना ज्यादा टेम्परेचर था उसे बॉन्ड तोड़ने शुरू कर, ज्यादा हीट होने से उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो जो उनकी एक्टिव साइट थी ना जो है अब वो डी नेचर डी शेप होना शुरू, फिर जैसे कि वो इस तरह होना शुरू हो।
अब देखिए डीनेचर हो गई, तो अब सबस्ट्रेट इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ हो सकता है इस तरह की हो जाए, ये डीनेचर से हो गई। जब शेप डीनेचर होती है तो एंजाइम्स होते हैं फिर वो रिएक्टिव नहीं रहते सबस्ट्रेट के साथ, उनकी शेप मैच नहीं कर रही होती, वो अटैच नहीं होंगे, और केमिकल रिएक्शन होता है वो कैटलाइज नहीं होगा, एंड दिस डीनेचर इज परमानेंट। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे 60 पे गए दोबारा आप 37 पे ले रहे हैं तो एंजाइम वर्किंग करना शुरू कर देगी, ऐसे नहीं होता। अगर एक दफा एंजाइम डीनेचर हो गया तो उसकी वो डीनेचरेशन जो होती है वो कैसी होती है, परमानेंट। एक दफा डीनेचर हो तो वापस अपनी पहले वाली स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो कैसे है डीनेचर हो गई? आप जैसे कि देखिए ना, एक एग है, इस एग को जो है वो आप बॉयल कर लीजिए, तो आप ठंडा करके उसे वापस ला सकते हैं पहले वाली स्टेट में, क्योंकि ये भी प्रोटीन से बना हुआ है ना, तो ये भी क्या इस तरह एंजाइम का जी, क्लियर। चलिए आगे जब समझाते हैं पीएच। अच्छा जब देखिए पीएच की बात करते हैं तो पीएच जो होता है बेसिकली इट्स अ स्केल। पीएच को आप नाम लेंगे, हाँ तो मैयर दा प्योर भी होती है, एसिडिटी हो। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पीएच क्या है। पीएच एक स्केल है, pH is a scale to measure the acidity or alkalinity of a solution। कि कोई भी जो सोल्यूशन होता है उसकी जब आपने एसिडिटी या अल्कलाइनिटी होती है वो देखनी हो तो आप उसके लिए स्केल यूज करते हो, वो स्केल है पीएच। ये जो पीएच स्केल है पावर हाइड्रोजन। अब इसके अंदर आप देखिए कि हमारे पास ये स्केल जो है ना 1 से लेके 14 वैल्यू से डर रहे हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है 7, जो कि किस चीज को शो करता है, न्यूट्रल वैल्यूज को शो करता है, ठीक है। अच्छा अब इससे पीछे आते देखेंगे 6 5 4 3 2। तो आप इस तरफ आते जाएं, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज कर रही है, पीएच लो होती जा रही है, तो सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, ऐसे। तो जैसे जैसे पीएच जो है वो कम होती है, सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। और जैसे जैसे आप देखिए अब जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है तो ये अल्कलाइन हो गया, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं वो डिफरेंट पीएच के ऊपर करते हैं। बाद एंजाइम जो है जैसे हमारे माउथ के अंदर जो है सलाइवरी एमाइलेज वगैरह वो 6.9 पे काम करते हैं। हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो पीएच 2 पे काम करते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट 7.4 से 7.8 के दरमियान काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह में आप ये देखते हैं कि आप जरा देखिए कि यहाँ पर जो एंजाइम्स के काम करने का तरीका है वो ये कि वो स्पेसिफिक होते हैं, एक खास टेम्परेचर के लिए, एक खास पीएच के लिए। तो यहाँ पर पीएच में भी वो एक नैरो रेंज ही बनाकर रखते हैं, उसको कम या ज्यादा नहीं होने देते। उसी रेंज के अंदर उन्होंने जो है काम करना होता है, एक स्पेसिफिक रेंज है और उसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो एंजाइम्स है वो काम करें। अब होता ये है कि अगर सॉरी ये मेरे कहा कौन सा साइड है 8.8 से लेके 9 तक, वो मैंने लिखा ब्लड का, ब्लड का 7.4 से 7.8।
तो आपको देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी एक रेंज के अंदर काम है। जैसे ये अगर ये मैं कहूंगा तो ये पीएच2 पे काम कर रहा है, ये कौन सा है, पेप्सिन है। अगर जो है वो 6 के दरमियान काम कर रहे हैं या 7 के दरमियान काम कर रहे हैं तो ये माउथ वाला होगा, ठीक है। और अगर जो है वो 8 या 9 के दरमियान काम कर रहे हैं तो ये कौन से होंगे, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, हो सकता है लोअर लाइपेज जी। हाँ लाइपेज आगे जाके डाइजेशन में आएगा। नहीं लेकिन उससे लिंक तो कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो पूछ सकते हैं कि ये इस पीएच पे कौन सा एंजाइम पीएच 8 पे काम कर रहा है या 9 पे काम कर रहा है, या पीएच 2 पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है पेप्सिन ग्रुप में। तो अगर आप देखिए ये एंजाइम जो एसिडिक में काम कर रहे हैं, ये इस कंडीशन में चला तो क्या हो जाएगा, डीनेचर। ये इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीनेचर। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम नहीं डीनेचर या इनएक्टिविटी नहीं होती। पीएच चेंज करने से क्या होता है, एंजाइम डीनेचर, उससे टेंपरेचर मेंटेन है। पीएच जो होती है ये बड़ी स्पेसिफिक होती है, एसिडिक जब जाएगा वो अल्कलाइन में, या अल्कलाइन जो होता है वो एसिडिक में आएगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक हो गया।